अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में तीन चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ का इजहार किया है, प्रॉपर्टीज़ जाहिर की हैं, और ये उनकी मजबूरी थी क्योंकि कल को अगर कोई चैलेंज कर देता कि आपने अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टीज़ जाहिर नहीं की तो आपके कागजात मुस्तरद हो सकते थे, कल को आप नाहल भी हो सकती थी, जैसे आपके वालिद नाहल हो गए थे इकामा छुपाने पर। तो इसलिए उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ जाहिर करना पड़ी। अब कितने करोड़ों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी निकल आई हैं, तो एक तो हम इस पर बात करते हैं। दूसरा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इत्तेहाद की बात हो रही है, एक चीज़ पर उसूली फैसला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कर लिया है और कहा है कि अगर ये ना हुआ तो फिर हम इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, नून लीग के साथ इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं 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 नहीं, नून लीग को सीट एडजस्टमेंट तो देना पड़ेगी। ये क्यों कॉन्फिडेंट हैं और वो फार्मूला अपने तौर पर क्या बना लिया है और क्या मजबूरी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, यह आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा, तहरीक इंसाफ के दरमियान आज जो एक झगड़े की सी कैफियत रही या दो मुख्तलिफ आरा की सी कैफियत रही और उस पर हमें पार्टी तकसीम नज़र आई। कुछ लोगों का ख्याल था कि शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल था कि बैरिस्टर गौहर ठीक कह रहे हैं। तो दोनों में से कौन ठीक कह रहा है? और फिर अब ताज़ा खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने के तर्जुमान की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है और जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को के बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिसऑन कर दिया है और कहा है कि उनका ज़ाती बयान है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो कहते हैं कि जी उमैर नियाजी गवाह हैं और इसके अलावा नईम हैदर पंचोता भी गवाह हैं और ये गवाह हैं दोनों कि इमरान खान ने ये कहा है कि उन्हें काजी फाइसा पर कोई एतमाद नहीं है। लेकिन यहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीज़ों पर चले बाद में आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ ने डिसऑन किया शेर अफजल मरवत को। वो इसलिए किया क्योंकि पार्टी के अंदर जो सीनियर वकील हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये मौक़िफ़ रखकर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वो भी नहीं मिलेगा। हमें उन ऑप्शंस को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगरचे काजी फाइसा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि जाना तो इसी इदारे के पास है अपनी पिटीशंस को लेकर, अपनी दरख्वास्तों को लेकर, और अगर हमने अपने लिए ये फोरम ना छोड़ा और ये फोरम हमारे लिए जाने के काबिल ना बचा तो फिर हम अपने मुकदमात कहाँ लेकर जाएंगे और अपना केस कैसे लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर और बाकी जो सीनियर लॉयर्स हैं पार्टी के अंदर, उन सब का ये ख्याल है कि ये स्टेटमेंट देकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता कि हमें काजी फाइसा पर एतमाद ही नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत दूसरी तरफ इसलिए हिमायत समेट रहे हैं लोगों की क्योंकि काजी फाइसा से जो हैं वो लोग नाला नज़र आते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन नाला नज़र आते हैं और वो इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रख के और सुप्रीम कोर्ट को और काजी फाइसा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो बुनियादी जो वजह, ये जो आप इस वक्त मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा भी देता हूँ जिसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट्स इशूड बाय इंडिविजुअल्स इन पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट रिफ्लेक्ट पार्टी पोजीशन और पॉलिसी। पीटीआई स्पोक्स पर्सन वो कह रहे हैं कि स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सेड दैट ओनली स्टेटमेंट्स पोस्ट ऑन पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट रिफ्लेक्ट द पार्टी पोजीशन और पॉलिसी। सिर्फ जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे आ रही है वो पार्टी पॉलिसी है, इसके अलावा बाकी नहीं है। ही कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज बीइंग इशूड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। और दरमियान में ये भी कहा गया, ही फर्दर सेड दैट स्टेटमेंट्स मेड इशूड बाय इंडिविजुअल्स इन दियर पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट रिफ्लेक्ट पार्टी पोजीशन और पॉलिसी। तो इससे इजहार लाताल्लुकी कर दिया पार्टी ने और कहा है कि जी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताया कि यही है कि वो चाहते हैं कि उनको अदालतों के अंदर मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो एक तो ये मामला है। अच्छा जी, एक ज़रताज गुल के ख़िलाफ़ शहरी से फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा जो है वो शहरी ज़फ़र हुसैन की मुद्दत में थाना बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सखी सरवर में दर्ज किया गया। ज़रताज गुल को सिविल अस्पताल में नौकरी के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत दी थी। मुद्दई कह रहा है कि जी मैंने इनको 5 लाख रुपए रिश्वत दी थी कि मुझे नौकरी दे दें। साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के बावजूद सिविल अस्पताल में नौकरी नहीं लगवाई। नौकरी ना मिलने पर ज़रताज गुल ने 5 लाख रुपए वापस देने से इनकार कर दिया। उसूली तौर पर यह मुकदमा तो जो है वो रिश्वत देने वाले के ख़िलाफ़ भी दर्ज होना चाहिए था अगर ये बात ऐसी ही है। ज़रताज गुल आप कल ही जानते हैं कल रात को क्या हुआ और आज एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। तो अगर ज़रताज गुल ने इतनी सस्ती हरकतें की हैं, 5 लाख रुपए उन्होंने लिया है,
तो फिर सही है, जरताज गुल के खिलाफ तो मुकदमा हो, लेकिन जो रिश्वत दे रहा है राशि वल मुर्तशी, दोनों जो हैं वो किलाहुमा फिन्नार, और पाकिस्तान के कानून में भी रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है और रिश्वत लेने वाला भी मुजरिम है। तो फिर ऐसे में तो इस शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए मेरी दानिश में। बहरहाल पता नहीं अब कानून जो है वो किसी के खिलाफ हरकत में आता और किसी के खिलाफ हरकत में नहीं आता। दूसरे मामले पर आ जाए, जो मरीम नवाज साहबा ने कागजात नामजदगी में अपनी डिटेल्स शेयर की हैं, तो वो जनाब हल्का 119 लाहौर में मरीम नवाज ने जो कागजात जमा कराए हैं उसमें असासों की जो मालियत है वो बताई है 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये। 84 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है कि जी मेरी 84 करोड़ रुपए के असासे मेरे पास मौजूद हैं, 84 करोड़ के मरीम नवाज साहबा के पास। अच्छा, मरीम नवाज के पास 84 करोड़ के असासे कैसे हैं? क्या विरासत में मिले हैं? क्या उन्होंने खुद अर्न किए हैं? क्या वो जॉब करती हैं, कारोबार करती हैं? पता नहीं इसकी डिटेल्स क्या हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल कहा है कि मैं 84 करोड़ रुपए की मालिक हूँ, 84 करोड़ के असासों की मालिक हूँ। मरीम नवाज ने लाहौर में 1500 कनाल अराजी से जायद की अराजी ज़ाय की है। 1500 कनाल से जायद की अराजी लाहौर में 1500 कनाल उन्होंने जाहिर किया कि जी मैं इसकी मिल्कियत रखती हूँ और इसमें एक साल के दौरान में 40 लाख रुपए का इजाफा भी हुआ है। चलें वो तो भी सही है, 1500 कनाल हो तो 40 लाख का इजाफा तो हो ही जाता है, ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1500 कनाल लाहौर में होना, और आपके जहन में होना चाहिए ये प्रॉपर्टी उसके बाद बनी है। अगर वो सच कह रही थी जब उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो पाकिस्तान में उस वक्त अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो ये फिर इसका मतलब है 1500 कनाल की प्रॉपर्टी उसके बाद बनी है। तो ये फिर मेरा ख्याल है कल को कोई पूछ सकता है कि जनाब ये आपके पास 1500 कनाल की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी कोई नहीं है और भाई जो हसन नवाज है उनकी 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हूँ, कर्जदार हैं अपने भाई की, कि भाई ने इनको कर्ज दिया हुआ है 2 करोड़ रुपया। जाहिर है अकाउंट में जब कोई पैसे आते हैं, आमतौर पर ये टैक्स रिटर्न्स भरने वालों का एक बड़ा पक्का सा फार्मूला है कि जब आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आते हैं और उसका कोई पर्पज़ मालूम नहीं होता, 2 मद्दात में उसको शोर किया जाता है। कहा जाता है कि ये मुझे गिफ्ट मिला है, या कहा जाता है ये मुझे कर्ज मिला है, ये मैंने भाई से कर्ज लिया है, मैंने फलां से कर्ज लिया है, या मैंने उससे गिफ्ट लिया है। तो ये गिफ्ट और कर्ज की मद में जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये उन्होंने जाहिर किया कि जी 2 करोड़ रुपया भाई ने, 2 करोड़ 89 लाख रुपया से जायद में भाई की कर्जदार हैं। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर्स कर रखा है और 17,50,000 रुपये मालियत का सोना भी उन्होंने जाहिर किया कि जी मेरे पास 17 लाख रुपये मालियत का सोना है और जिसकी ये मिल्कियत रखती हैं। मेरे मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम मौजूद है कैश की सूरत में, और असासों में 1 करोड़ 22 लाख मालियत के मुख्तलिफ कंपनियों में 11 लाख 20 हज़ार रुपये के शेयर्स भी हैं इनके, मरियम नवाज साहिबा के। तो ये उन्होंने अपनी असासों की कुल मालिया ज़ाहिर की है, जिसमें से मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कुन लाहौर में 1500 कनाल अराजी इनकी मिल्कियत है मरियम नवाज साहिबा की। और जाहिर है ये जब लंदन में, और तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई होंगी, क्योंकि उस वक्त तक तो जाहिर है, अगर मैं उन्हें झूठा नहीं कहूँगा, लेकिन उस वक्त तक उनकी फिर जाहिर है कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसके बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टियाँ 1500 कनाल लाहौर में जहाँ पे 5 कनाल नहीं किसी आम आदमी को मिलता, खैर ये आम आदमी की कैटेगरी में तो नहीं आती, लेकिन बहरहाल तो ये इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ शो की हैं। अब आ जाइए ज़रा इस वीडियो के आखिरी नुक्ते की तरफ, और वो नुक्ता जो है वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। महमूद मौलवी साहब से आज मेरी बातचीत हो रही थी शो में, तो मैंने उनसे पूछा महमूद मौलवी साहब से कि आपको 3 सीटें ऑफ़र की जा रही हैं या 4 ऑफ़र की जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप इनको ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखने में भी लगता है कि भाई आपके टोटल MNA के उम्मीदवार ही 18 हैं, 18 ने जमा कराएं कागजात। उन 18 में से आप कह रहे हो कि मुझे 15 के एडजस्टमेंट दे दो, तो कोई ऐसा तो नहीं करेगा। जवाब में आप फिर उनको क्या देंगे? या तो ये होता है ना कि 15 आपको वो दें, 15 आप उनको दें एडजस्टमेंट्स, तो फिर ही फायदा होता है ना, फिर ही दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होती है। तो ये बड़ा गैर मंतकी सा मुतालबा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का। कोई नून लीग से 15 सीटें मांग रही है, भाई जवाब में फिर आप भी अपने 15 उम्मीदवार छोड़ें उनके लिए, तो ये तो होना तो यूँ चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी 3-4 सीटों पे एडजस्टमेंट हम इसलिए नहीं करेंगे जो हमें वो ऑफर कर रहे हैं, जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और अलीम खान की सीट और एक आध और, तो अगर हम वो सीटें ले लें तो फिर पार्टी के बाकी जो लोग हैं वो सारे नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि जनाब आपने अपना सोचा, अपने लिए सीटें ले ली, हमारा क्या सोचा, हमारे लिए क्यों नहीं ली। तो उनका कहना था ये था कि इस तरह हमारी पार्टी टूट जाएगी
और हमारी पार्टी जो है वो तितर बितर हो जाएगी और लोग नाराज होकर चले जाएंगे और कहेंगे जी अपनी 4 सीटों पर एडजस्टमेंट कर ली तो हमारे ऊपर क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि हमें पार्टी का वजूद बरकरार रखने के लिए या तो सबके लिए एडजस्टमेंट लें या फिर हम किसी की या फिर हम 2-3 जो टॉप के लोग हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन वगैरह इनके लिए भी ना लें। तो महमूद मौलवी साहब ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हम फिर इस तरह से अगर 2-3 सीटों पर दी जाएगी तो हम ये सीट एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत अहम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उनसे जो है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो ये है कि वो ये समझते हैं, उनसे हमारे एक दोस्त ने रब्ता किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जी हमारी जो है वो सीट एडजस्टमेंट पक्की है। यानी वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि जी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट ना हो। यानी ऐसा लगता है कि उनको किसी ने यकीन दहानी करवाई हुई है कि जनाब आपकी सीट एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, बेफिक्र रहें, ऐसा साढ़े तो छड़ दो। तो अब इस तरह की सूरत हाल में इस्तेहकाम पाकिस्तान इस वक्त 2-4 है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग उनको अपने हाथ से 15 MNA की सीटें या कोई 30-35 जो है वो MPA की सीटें या इवन चले 15-20 सीटें भी MPA की वो क्यों देगी? जवाब में उनको क्या मिलेगा? ये तो दो तरफा होता है कि आप उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, वो आपके साथ करते हैं, कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं बना। ये भी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि अब हमें लगता है कि हम बग़ैर सीट एडजस्टमेंट के ही उतरेंगे मैदान में और जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर हमारी कोई डील बनेगी और हम कहेंगे ठीक है आप हमें इत्तेहाद में शामिल कर लें और ये वो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर सीट एडजस्टमेंट के बगैर उतरेंगे तो ये अपनी सीटें जीतना भी, यानी अलीम खान भी सीट नहीं जीत सकते, जहांगीर तरीन के लिए सीट जीतना भी मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये अपने तौर पर अगर बगैर एडजस्टमेंट के उतरें तो एक भी सीट जीत सकेंगे। इनके साथ वो होगा जो पाक सरज़मीन पार्टी के साथ हुआ था। तो हालात इनके लिए कोई बिल्कुल साजगार नहीं होंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मेरा ख्याल है कि जो चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं वो चीज़ें उस तरह से हैं नहीं। ग्राउंड पर सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि हमारे पास इलेक्टेबल्स हैं, ये पहले भी जीत चुके हैं और भाई पहले किसी निशान पे जीते हैं। कभी भी कोई इलेक्टेबल आम हालात में तो शायद कुछ इलेक्टेबल्स अपने तौर पर आज़ाद जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको पोस्टरिंग करनी पड़ती है कि मैं जीत के फ़लाँ पार्टी में जाऊँगा। यहाँ पर जो है वो इलेक्टेबल्स एक कमज़ोर इंतखाबी निशान के साथ जीतना उनके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जबकि उनके मुकाबले में 2 ताकतवर निशान मौजूद हों या 2 ताकतवर जमातें मौजूद हों। तो ये है जी इनकी सूरत हाल। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसने आज भी मुशावरत की है कि कौन सी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है अगर उनको पार्टी का निशान बल्ला नहीं मिलता। अगर बल्ला नहीं मिलता और उनकी उम्मीदें अब इसलिए कम हो रही हैं कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है। काजी फैसल साहब वहाँ बैठे हैं। काजी फैसल साहब जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कानून दिखाओ, मतलब कानून तो चलें देखना चाहिए ही जज को, लेकिन ये कह देना कि जी आप सियासी बात ना करें और कानूनी बात करें और कहाँ जो है वो आपके साथ जाती हुई है, आप जाएँ ट्रिब्यूनल्स के पास चले जाएँ, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम हो गई हैं तहरीक इंसाफ की काजी फैसल साहब से। तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि अगर उनको बल्ला सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता तो उसके बाद उन्हें क्या करना है और उसके बाद किस सियासी जमात से इत्तेहाद करना है। तो इस सिलसिले में आज उनके पास उनकी मुशावरत हुई है और मेरी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 जमातों के बारे में डिस्कशन हुई है कि इनके साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। तो इस पर यह अभी चीज़ चूँकि मेच्योर नहीं हुई, मेरे पास कुछ इसकी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यह चीज़ ज़रा मेच्योर हो जाए तो फिर इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि वो इस सियासी जमात की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।